हाँ जी बच्चे, तो चलो देखते हैं। आपका एग्जामिनेशन आज ख़त्म हो गया और बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर एमसीक्यूज का आंसर बता दो। तो एमसीक्यूज के लिए मैं आपको ये वीडियो बता देता हूँ, इससे आपको ये समझ आएगा कि एमसीक्यूज में आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखना, पहला सवाल कहता है एज पर इंडेस 112 सर्टेन डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अबाउट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर देना है। सम आइटम ऑफ डिस्क्लोजर आर गिवन बिलो। अब इसमें से ये पता लगाना है कि कौन कौन सा डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। अब ये वही बात पता लगा सकते हैं जिसने इसको तरीके से पढ़ा हो। तो ये देखिए, नेम ऑफ सब्सिडरी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। फिर कह रहा है प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप इंडेस 112 पढ़ेंगे तो एक्यूमुलेटेड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ईयर एंड में ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, सब्सिडी का नाम मैंडेटरी है, प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप मैंडेटरी है, बट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द ईयर बिगिनिंग मैंडेटरी नहीं है। तब इसमें आपको कह रहा है कौन सा आंसर सही होगा। तो सही आंसर है आपका ए, सी एंड डी। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आ गया डी। यानी अगर आपने डी टिक मार्क्स किया है तो आप ये मान के चलो कि आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब देखो दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब यहां पे लिखने वाले से कुछ गलती हुई है, क्योंकि इसमें इज नॉट ट्रू, इसमें कोई भी सही नहीं है, सारे ही गलत हैं। एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज नेसेसरी टू बी स्टैंड एलोन। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का स्टैंड एलोन होना जरूरी नहीं है। फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज रिटेन प्राइमरी फॉर प्राइवेट कंपनी, ऐसी भी कोई बात है नहीं। और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एज रिक्वायर्ड बाय लोकल लॉ कंटेनिंग मैनेजमेंट कमेंट्री। मैनेजमेंट कमेंट्री इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का पार्ट नहीं होता, इसलिए ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो आपको इसमें भी आंसर करना पड़ेगा डी। वैसे ड्राफ्टिंग थोड़ी ठीक नहीं है, बट करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। कह रहा है सरकार जो अपना अकाउंटिंग करवाती है उसका ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा नहीं है। टू प्रोवाइड रिलायबल डेटा रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक फंड, ये है। टू अवॉइड एक्सेस एक्सपेंडिचर बियॉन्ड बजटरी अप्रूवल, ये भी है। टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, ये भी है। टू फैसिलिटेट टैक्स कलेक्शन बाय द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें सिर्फ टाइटल अगर आपको याद होता तो काम चल जाता, और उसका टाइटल है गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अर्निंग कॉल। अर्निंग कॉल का हिस्सा कौन सा नहीं है। अगर ये आपको याद होता तो आप समझ जाते। सेफ हार्वर्ड स्टेटमेंट, ये है अर्निंग कॉल का हिस्सा। उसके अलावे आपके पास में कह रहा है प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, ये भी है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी है। एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अर्निंग कॉल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। लीज रेंटल एंड हायर परचेज एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एनपीए इन केस ऑफ एनबीएफसी फॉर द ईयर 31 मार्च 24। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हुए और उन्होंने, किसी ने 9 मंथ लिख दिया, किसी ने 6 मंथ, किसी ने 4 मंथ। बट 2017 में इसके ऊपर अमेंडमेंट आया था और करंट जो स्टेटस है वो 3 महीने में हायर परचेज का एसेट भी हो जाता है एनपीए। तो करेक्ट आंसर इज ए। अब अगला क्वेश्चन, यहां से कैलकुलेटिव पार्ट शुरू हुआ। 6 क्वेश्चन प्योर थ्योरी के थे, यानी 12 नंबर। अब स्टार्ट हो गया कैलकुलेटिव पार्ट। डॉन हैज एक्वायर्ड 100% इक्विटी ऑफ नाइट ऑन 31 मार्च 14। द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइज ऑफ इमीडिएट 20 लाख पेमेंट, यानी डाउन पेमेंट गई है, एंड 3 फर्दर पेमेंट ऑफ 2 लाख ईच इफ सर्टेन रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीड्स 16% in each of the 3 financial year. On the acquisition date, the aggregate value of non-identifiable asset is 22 lakh. Calculate purchase consideration and goodwill gain or bargain purchase assuming discount rate of 10%. तो जो 3 डेफर्ड कंसिडरेशन जाएगा, उन 3 डेफर्ड कंसिडरेशन को आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लाके अगर आप इमीडिएट पेमेंट में जोड़ेंगे तो वो बनता है
24,97,360 और आइडेंटिफिएबल एसेट है 22 लाख। इस क्वेश्चन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं। तो 24,97,360 में से 22 लाख घटा देंगे तो गुडविल बन जाएगी 2,97,360। इस रेस में करेक्ट ऑप्शन डी है। अब अगर हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, यानी 8वां क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड रिपोर्ट क्वार्टरली एंड क्वार्टर एंडेड 30 जून 2023 इफ अर्नड प्री टैक्स प्रॉफिट 3 करोड़ बट एक्सपेक्ट टू इनकर लॉस 1 करोड़ ईच। यानी पहले क्वार्टर में 3 करोड़ का गेन है और आखिरी लास्ट के 3 क्वार्टर में 1 करोड़ का लॉस है, तो नेट प्रॉफिट 0 हो गया। टैक्स रेट है 30%। द मैनेजमेंट बिलीव दैट सिंस कंपनी है 0 इनकम फॉर द ईयर 23-24 इट्स इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर विल बी 0। कह रहे हैं कि इनका जो एनुअल इनकम है वो 0 है, इसलिए इनकम टैक्स एक्सपेंस 0 हो जाएगा। कह रहे कैलकुलेट करो टैक्स एक्सपेंसेज। तो ये एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्ट का क्वेश्चन है और ये कोर्स में नहीं है। इंडेस 34 को कोर्स में हटा दिया, बस उसे एमसीक्यूज डाल दिया है। तब ऐसे केस में आपको करना क्या पड़ेगा, 3 करोड़ का 30% यानी 90 लाख रुपए आप पहले क्वार्टर में टैक्स बनाएंगे और हर क्वार्टर में 30-30 लाख रुपए रिवर्स करेंगे। तो ये पूछ रहा है टैक्स एक्सपेंसेज बताओ टू बी रिपोर्टेड फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में 90 लाख का टैक्स बनेगा और फोर्थ में 30 लाख का रिवर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। इवन दो ये स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा। अब कह रहे अर्थ लिमिटेड परचेज एन इक्विपमेंट ऑफ 51 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 5 ईयर एंड द रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 1 लाख। यूजफुल लाइफ है 5 साल और रेसिडुअल वैल्यू है 1 लाख। मतलब 51 में से अगर 1 माइनस करके 5 से डिवाइड कर दो तो ईयरली डेप्रीशिएशन 10 लाख बन रहा है। द कंपनी एडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन और 31 मार्च 2024 मतलब 1 साल बाद 51 में से 10 का डेप्रीशिएशन चला गया होगा तो 41 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट बनी होगी। तो कैरिंग अमाउंट हो गई 41 लाख और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ टू सेल है 36 लाख और वैल्यू इन यूज 32 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट हायर होता है 36 लाख। अगर मैं 36 लाख यहां से आप माइनस कर देंगे रिकवरेबल अमाउंट तो आपकी इंपेयरमेंट लॉस बनेगी 5 लाख। 36 और 5 41। तो करेक्ट आंसर इज सी। मतलब आपको पहले कैरिंग अमाउंट निकालना है। कैरिंग अमाउंट 1 साल के बाद निकालना पड़ेगा क्योंकि एसेट आपने खरीदा था 1 अप्रैल को, इंपेयरमेंट लगाना 31 मार्च 24 को, तो 1 साल का डेप्रीशिएशन 10 लाख रुपए बन रहा है, वो माइनस कर दो। 41 लाख रुपए कैरिंग अमाउंट हो गई, 36 लाख रुपए रिकवरेबल, 5 लाख रुपए का इंपेयरमेंट लॉस हो गया। ये वाला पॉइंट हो गया खत्म। अब आ जाते हैं 10वां क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2019 आर लिमिटेड परचेज हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट फॉर 4 लाख ऑन द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट मशीन हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 40,000। मतलब 4 लाख माइनस अगर आप कर देंगे 40,000 डिवाइडेड बाई कर दीजिए 10 साल तो ईयरली 36,000 रुपये डेप्रीशिएशन लग रहा है। अकॉर्डिंगली एनुअल डेप्रीशिएशन 36,000 और 1 अप्रैल वो लिख ही दिया उसमें, खैर, और 1 अप्रैल 2023 ईयर के बिगिनिंग में ही चेंज हो गया, ध्यान देना पड़ेगा। तो 19 से 23, 19 20, 20 21, 21 22, 22 23, 4 साल निकल गए। मतलब 36,000 इंटू 4 इतने डेप्रीशिएशन लग गए। 36,000 इंटू 4, 36,000 इंटू 4 अगर चेक करेंगे कितना डेप्रीशिएशन लग गया तो ये बन गया 1,44,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका है। Technical expert were consulted. According to them, the remaining useful life of the equipment was 7 years and its residual value is 46,000. कह रहा है कि आपने जब डेप्रीशिएशन लगा दिया 1,44,000 उसके बाद आपने लाइफ को चेंज कर दिया। तो अगर एसेट की आप अब निकालेंगे वैल्यू न्यू कैरिंग अमाउंट तो 4 लाख माइनस 1,44,000 ये आप निकाल लीजिए। ये रिमेनिंग अमाउंट टू बी डेप्रीशिएबल है तो ये बन गया 2,56,000 और 46,000 रुपये कह रहा है अब न्यू रेसिडुअल वैल्यू होगी और 7 ईयर का नया लाइफ होगा। तो 256 में आप 46,000 माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए तो रिवाइज डेप्रीशिएशन 30,000 आ रहा है पर ईयर। इसलिए अब जो करंट डेप्रीशिएशन चलेगा
आफ्टर रिवीजन ऑफ लाइफ वो 30,000 चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। अब आ रहा है पॉइंट नंबर 11, नर्मदा लिमिटेड ओन ए मशीनरी विच इज कैरीड इन द बैलेंस शीट एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 मिलियन। द फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी 22.5 मिलियन। इट एक्सचेंज द मशीनरी ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग फेयर वैल्यू 30 मिलियन एंड पे एडिशनल कैश 4.5 मिलियन एज पर रेलेवेंट इंडेस द प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। देखिए इंडेस 16 कहता है कि आप जब एसेट एक्वायर करोगे एक्सचेंज के थ्रू तो जो कंसिडरेशन होगा वो होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और प्लस में कैश, ये होता है कंसिडरेशन। द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, द फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी 22.5 मिलियन और जो हमारे पास में एडिशनल कंसिडरेशन वो है 4.5 मिलियन। तो 22 और 4 26, 1 27 मिलियन हो गया। एज पर रेलेवेंट इंडेक्स कह रहा है प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज क्या होगा। तो जो एसेट आपने दिया है वो 15 मिलियन उसकी कैरिंग अमाउंट है और जो एसेट आपके पास आया मतलब जो कंसिडरेशन गया, कंसिडरेशन जो एग्रीड हुई वो 27 मिलियन। मतलब जिस एसेट की वैल्यू आपकी 15 मिलियन थी उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि अब आपका यहाँ पे क्या होने वाला है वैल्यूएशन। तो अगर आप देखो तो जो एसेट आया आपके पास में वो बिल्डिंग आई है, तो बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, जर्नल एंट्री कर दे बिल्डिंग डेबिट। बिल्डिंग डेबिट आपका 27 मिलियन का हो गया। टू मशीन, जो मशीन आपके पास से गया वो 15 मिलियन का गया कैरिंग अमाउंट। टू कैश जो आपने पे किया वो कैश आपने पे किया 4.5 मिलियन। तो अब देखना पड़ेगा डिफरेंस कितना आ रहा है, 27 माइनस 15 माइनस 4.5। तो प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज आपका हो रहा है 7.5, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज 7.5 मिलियन। तो आपका आंसर आ गया ए, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज हो गया आपका 7.5 मिलियन और आंसर निकल के आ गया ए। तो अगर आपने ए आंसर किया है टिक तो ये आपका सही है। इसके बाद आपको चलना है, मैंने सिंपल जर्नल एंट्री करा दी। बिल्डिंग आपके पास आई तो बिल्डिंग की जो आप कंसिडरेशन एग्रीड करेंगे वो 27 मिलियन, क्योंकि 22.5 मिलियन आपके मशीन की फेयर वैल्यू है और आपके पास में 4.5 लाख रुपए आपने कैश दिए और मशीन गया आपके पास 15। आप चाहो तो सीधा भी निकाल सकते हो, 15 और 22.5 का डिफरेंस यानी 7.5 मिलियन आपका आ गया प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। फिर कह रहा है हडीस लिमिटेड हैज टेकन लोन 22,000 एट द रेट 5% फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्लांट, इंटरेस्ट ऑन विच इज एनुअल। ऑन 1 अप्रैल द एक्सचेंज रेट वॉज 45, द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2024 इज 48 पर USD। हैड हडीस लिमिटेड बोरोड द करस्पॉन्डिंग अमाउंट फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 11%। अगर आपने इंडिया में लोन लिया तो 22,000 इंटू 5%, 22,000 इंटू 5% यानी 1100 रुपये USD में देना पड़ेगा और ईयर एंड में जाएगा तो इंटू 48 कर दीजिए, मतलब 52,800। तो इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं, ये बोरिंग कॉस्ट कह रहा है। अब देखना पड़ेगा एक्सचेंज डिफरेंस कितना कैपिटलाइज हो सकता है। अगर आपने इंडिया में लोन लिया होता तो 22,000 इंटू 45 इंटू 11%, आपका ब्याज बनता 1,08,900। इसलिए मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन तो दोनों जोड़ के 1,08,900 ही हो सकता है इंडेस 23 के प्रोविजन के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसे चेक करें कि कितना एक्सचेंज डिफरेंस है तो एक्सचेंज डिफरेंस आप चेक करेंगे 45 से बढ़ के 48 हो गया, मतलब 3 रुपये एक्सचेंज डिफरेंस बढ़ा है। तो 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, एक्सचेंज डिफरेंस 66,000 है। तो अगर आप सेविंग चेक करो तो सेविंग इन इंटरेस्ट कितना है, 1,08,900 माइनस 52,800 यानी 56,100 रुपये इंटरेस्ट की सेविंग है और एक्सचेंज डिफरेंस 66,000 है। तो मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन आप एक सेविंग ऑफ इंटरेस्ट के बराबर कर सकते हैं। तो एक्सचेंज डिफरेंस भले ही 66 है बट इलिजिबल कैपिटलाइजेशन 56,100 है। तो 56,100 रुपये जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये आपका बन जाएगा 52,800 प्लस 56,100 रुपये, 1,08,900 रुपये। ये आपका हो जाएगा टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। ये आपका आंसर आ गया।
अब ऑन 1 अप्रैल 2023 रीता लिमिटेड इन्वेस्टेड इक्विटी शेयर इन सीता एट कॉस्ट ऑफ 2 लाख टू एक्वायर 25% शेयर इन वोटिंग पावर ऑफ सीता. रीता हैड concluded that Sita is now an associate of Rita. On 31 मार्च 24 Sita Limited earned profit 20,000 and OCI 4,000. In the year 2023-24 Sita Limited declared, याद रखना डिक्लेयर्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट एसोसिएट के केस में नहीं होता. एसोसिएट के केस में सिर्फ पेड डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है. कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है. 2 लाख रुपए आपने कॉस्ट लगाई है और जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट का शेयर आप जोड़ देंगे, यानी 24,000, 20,000 आपका प्रॉफिट प्लस 4,000 रुपये OCI, 24,000 रुपये आपके पास में दोनों मिला करके इनकम जनरेट हुआ पोस्ट एक्विजिशन, उसका 25% आपका शेयर होगा. तो 24,000 का 25% 6,000 जोड़ दीजिए तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बन रही 2,06,000. याद रखें एज पर इंड एज 23 जो डिक्लेयर डिविडेंड होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. सॉरी 23 कह दिया मैंने. एज पर ए प्रोविजन ऑफ इंड एज 28 डिक्लेयर डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ पेड का होता है. अब अगर चलें पॉइंट नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सुरेंद्र पेरेंट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 400 टू 80% सब्सिडी नरेंद्रा एट 480. मतलब 400 में से 480 घटा दो तो 80 लाख का तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया. 50% आपके स्टॉक में ही बचा हुआ है तो 50% अनरियलाइज्ड कर दो. 40 लाख का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया. कह रहा है नरेंद्र लिमिटेड मेजर इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ 240 लाख, द टैक्स रेट इज 30%. अब अगर टैक्स रेट 30% है तो डिफरेंस क्या होगा? इनकम टैक्स के हिसाब से आपने 40 लाख के प्रॉफिट को भी कॉस्ट माना होगा और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स में, बट अकाउंट के अंदर तो ये प्रॉफिट रिवर्ट हो जाएगा. तो 40 लाख का 30% यानी 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए आपका बन जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट. वैसे इन्होंने सीधा पूछा कि डेफर्ड टैक्स बताओ कितना, तो 12 लाख होगा, बट डेफर्ड टैक्स ये जो क्रिएट होगा एसेट होगा. हमें नहीं बोला एसेट लाइबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू इज 12 लाख. ये सारी चीजें ये दिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट को काफी एडवांस लेवल तक इंस्टीट्यूट ले गया है एज फार एज MCQ इज कंसर्न, क्योंकि ये डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे नॉर्मली सवाल में नहीं होता है, एडवांस क्वेश्चन में ही रहता है. भले उन्होंने अभी एक छोटा बना के पूछा है लेकिन कभी वो बड़ा बना के भी पूछ सकते हैं. मोहन लिमिटेड होल्ड 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ सोहन इज ए ज्वाइंट वेंचर. द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1.5 लाख. नाउ आउट ऑफ 50% स्टेक मोहन लिमिटेड सोल्ड 20% इन सोहन लिमिटेड टू थर्ड पार्टी फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1,20,000. 1,20,000 में आपने बेच दिया 20%. फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड 30% इंटरेस्ट इज 1,80,000 और जो रिटेन्ड है वो है 1,80,000. मतलब अगर आप दोनों को जोड़ दें तो 1 1 2 3 लाख बने और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,50,000. तो जो प्रॉफिट निकल आएगा गेन वो निकलेगा 1,50,000. एक तरीका तो ये हो गया आपका गेन निकालने का. गेन निकालने का एक तरीका आपका हो गया 1,50,000 रुपए का गेन निकलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू, क्योंकि द फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इंटरेस्ट इज 30%. जो इंटरेस्ट रिटेन हुआ उसकी फेयर वैल्यू 30% है. द गेन और लॉस रिकॉर्डेड बाय मोहन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट. मोहन अपने प्रॉफिट लॉस में कितना रिकॉर्ड करेगा? अब ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, बोला कि ये कंसोलिडेटेड है या इंडिविजुअल है, क्योंकि इंडिविजुअल में तरीके थोड़े अलग होते हैं. इंडिविजुअल में क्या तरीके होते हैं? 1,50,000 डिवाइडेड बाय आप कर दें 50 इंटू में 20. अगर आप ध्यान से देखो तो 1.5 लाख रुपए आपने 50% शेयर खरीदा है 1.5 लाख में और 20% की कॉस्ट कितनी होगी? तो 1.5 लाख की कॉस्ट अगर है आपके पास में 50% पे 1.5 लाख है तो 20% निकाल दो. 1.5 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाई 50%. तो ये 60,000 इसकी कॉस्ट बन जाती है प्रपोर्शन में और बेचा 1,20,000 का. तो यहां पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो 90,000 गेन आ रहा है. अब ये भी सही है, अगर हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में करें तो 1.5 लाख है और अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट में करें तो 90,000 है.
अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट क्या लेता है इसका मतलब, क्योंकि इन्होंने सीधा लिखा है गेन और लॉस रिकॉर्डेड इन मोहन, तो इसका मैं क्लियर नहीं कह सकता कि वो ट्रीटमेंट क्या लेते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट कंसोलिडेटेड वाला ले लेंगे तो ऑप्शन ए दे देंगे, अगर इंडिविजुअल वाला ले लेंगे तो ऑप्शन सी दे देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर रहेंगे। वैसे बेटर आंसर मेरे नॉलेज में सी बनता है, बट इंस्टीट्यूट का नहीं पता कि वो कौन सा चीज मान करके ट्रीटमेंट पूछेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें एम्बिग्यूटी है, ये क्लियरिटी नहीं है। इंस्टीट्यूट को क्लियरिटी लिखनी चाहिए, उन्होंने सीधा लिख दिया मोहन लिमिटेड अपने पीएल में क्या डालेगा। तो मोहन इंडिविजुअल भी बना सकता है, कंसोलिडेटेड भी बना सकता है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट अलग होगा, कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट अलग होगा। तो ये था दोस्त एमसीक्यूज का डिस्कशन। अब कुछ बच्चों के ये हाल हैं सवाल कि सर क्या स्टेप मार्किंग होगी। देखिए जहां तक सवाल है एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज में कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। अगर सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो कट जाएंगे। अब आगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जहां तक बात है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग जरूर होती है, बट कैसे होती है। जैसे 2A है, अगर इसमें किसी को लीज और नॉन लीज कंपोनेंट का मतलब ही नहीं पता होगा तो वहां अगर कुछ कुछ लिख दिया होगा उसका नंबर नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट सही होगा तब फिर कोई कैलकुलेटिव प्रॉब्लम होगी तो नंबर देते हैं, कॉन्सेप्चुअली गलत है तो फिर नंबर नहीं मिलते। जैसे अगला क्वेश्चन है रिसर्च डेवलपमेंट। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है तब तो स्टेप के नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। जो हमारे पास में क्वेश्चन 3A है फेयर वैल्यू का, आप जानते हैं प्रिंसिपल मार्केट से फेयर वैल्यू निकलती है, और अगर प्रिंसिपल मार्केट ना हो तो मोस्ट एडवांटेजियस से। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को आएगा तो ठीक है, अदरवाइज इसमें क्या ही नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन गुडविल का है, इसमें भी बहुत सारे लोगों से गलती हुई है। इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी थी लायबिलिटी के साइड से, अब किसी ने एसेट के साइड से लगाया होगा, गलत किया होगा। अगर वो एसेट बैकिंग रेशियो का मतलब नहीं समझ आएगा तो गलत किया होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि आंसर में कितना तथ्य है। अगर कॉन्सेप्ट सही होगा और कैलकुलेशन में एरर होगी तो स्टेप मार्किंग जरूर मिलता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली ही गलत होगा तो फिर स्टेप मार्किंग की उम्मीद ना करें। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में फिर से, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। अब यहां पे मार्केट रेट ऑलरेडी दे रखा है 8%। अगर इसमें किसी ने मार्केट रेट दोबारा आईआरआर निकालने की कोशिश की तो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा वो ट्रीटमेंट क्या किया है। जैसे अगला क्वेश्चन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, इसमें नंबर जर्नल एंट्री वाइज मिलती है। अगर आपकी जर्नल एंट्री ठीक है आपको नंबर मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास में बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये समग्रता में ही बनता है, अगर किसी का ठीक होगा तो पूरा ही होगा, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे। तो यहां पे अगर कॉन्सेप्चुअली गलत होंगे तो 0 मिल जाएगा। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में एक जगह गलती थी, मैंने बताया था, यहां पे 2023 होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है। बाकी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दिया, डिविडेंड पेपर में लिख दिया कि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जाएगा। तो यहां पे चूंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है इसलिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। अब ये किसी ने नहीं किया होगा तो उसके नंबर कट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक वेरिएट का, बिल्कुल स्ट्रेट है, मैथ है, सही होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं तो 0। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी में आपने कैसा लिखा होगा, थ्योरी वैसे भी 100% मार्किंग नहीं होती। तो जो स्टेप मार्किंग है उसका सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बड़े क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन जिस वजह से क्वेश्चन पूछा गया अगर वो कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो स्टेप मार्किंग होगी, और अगर वो ठीक नहीं होगा तो स्टेप मार्किंग नहीं होगी। तो ये बात तो होगी स्टेप मार्किंग से रिलेटेड। अब तीसरा मुद्दा है कि सर पेपर मुश्किल आया है तो क्या हमारे पास में ग्रेस मार्क्स होगा। ग्रेस मार्क्स के भरोसे बैठ के 2 महीना अपना समय खराब मत करना, ग्रेस व्रेस मार्क्स नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स 2 सिचुएशन में बनते हैं। नंबर 1, जब इंस्टीट्यूट ने गलत क्वेश्चन सेट कर दिए हो, क्वेश्चन गलत सेट नहीं है, स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बिलो स्टैंडर्ड से पढ़ के गए तो आपका पेपर खराब हो गया, इसमें इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं, तो ग्रेस मार्क्स इस बेसिस पे मिलेगा नहीं। दूसरा होता है क्या रिजल्ट बढ़ाना है इसलिए ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो दिसंबर में ऑलरेडी बहुत रिजल्ट आ चुका है, इसलिए रिजल्ट बढ़ाने के भी कोई चांसेस नहीं। तो ना ग्रेस मार्क्स के दोनों में से कोई भी बेस यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए ग्रेस मार्क्स के भरोसे रह करके आप अपना समय खराब ना करें। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं कि क्या सर हमें CFR दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों ने इस बुक से तैयारी की है जो पिछले साल लिख रही थी दिसंबर में, अगर इस बुक से आपने तैयारी की है और इसके लेक्चर किए हैं
तो आपको दोबारा से क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपने जो भाग दौड़ की है, जो नहीं पढ़ा है, पास्ट पेपर या स्टडी मटेरियल रटने के चक्कर में रह गए, उसकी वजह से आपका एग्जाम खराब हुआ, प्रिपरेशन की वजह से नहीं हुआ। तो आप इस बुक को और इसके वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। हाँ, अगर आपने इससे पीछे किसी भी बुक से या वीडियो से तैयार किया है या फिर आप पुराने सिलेबस के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होना है, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिसंबर के अटेम्प्ट भी खराब होने के चांसेज हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक बार आप अपलिफ्ट कर दिया है जो स्टैंडर्ड है उसको, और अगर इंस्टीट्यूट ने अपलिफ्ट किया स्टैंडर्ड को, तो अब वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। क्योंकि 2008 सिलेबस में और 2012 सिलेबस में ऐसा ही हुआ, जो एफआर का पेपर है, सीएफआर का, वो लगातार उसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। ये 2016 सिलेबस जो आया उसमें बहुत कन्फ्यूजन हुआ, और उसकी वजह से 4-5 साल को जो समय है, उस समय के अंदर कभी कई क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से आ गए और थोड़े बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आए, तो बच्चों के अंदर एक परसेप्शन बन गया कि थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाता है। अकाउंट में यानी सीएफआर में थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने इस बुक से और इसके जो वीडियोज है 240 घंटे के, यानी 225 घंटे आप मान सकते हैं इसमें, क्योंकि 15 घंटे तो वैल्यूएशन का है। वैल्यूएशन तो हम दोनों जगह ही पूरा हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर लिया तो बिजनेस वैल्यूएशन में भी हो गया, डेवलपमेंट इन रिपोर्टिंग दोनों जगह हो जाता है। तो अगर हम मेन कंसर्न कहें कि मेन हमारा कितना समय इन्वेस्ट होगा सीएफआर में, तो 225 घंटे वाला ये अगर क्लास आपने किया है, तो फिर आपको इसी को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नयापन कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है और ये इतने सारे क्वेश्चन है इसमें कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर इसको आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब अगले अटेम्प्ट से क्या एमसीक्यूज भी इसी इंडिविजुअल की तरह आएगा? एक बदलाव हुए हैं जो मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूं। कॉस्ट ऑडिट के पेपर में इस बार 20 नंबर का क्वेश्चन इंडिविजुअल एमसीक्यूज में आया है और एक क्वेश्चन केस स्टडी में आया। तो अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन कहती है कि नेक्स्ट टाइम से यानी दिसंबर से आपको सीएफआर और बाकी पेपर में भी एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही इंडिविजुअल या फिर 18 नंबर या 14 नंबर का इंडिविजुअल, और जो रेस्ट क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएगा। हमने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी इस बुक में डाल रखे हैं, तो अगर आपने ये किया है तो आपको वो भी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज अगले जो दिसंबर अटेम्प्ट है उसके अंदर आपको एक नया पॉइंट देखने को मिल सकता है। उसके लिए अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब रह गया क्या सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी आंसर हम डिस्कस करेंगे, उसके आंसर देंगे भी। बट एमसीक्यूज में आप डायरेक्ट मार्क्स का पता लगा सकते हैं कि कितना आपको आड़ है कितना नहीं। एमसीक्यूज में बहुत सारे प्रेजेंटेशन को चेक करके नंबर दिए जाते हैं, तो जब मैं उसको दूंगा तो आपको अपना बिल्कुल बारीकियों के साथ इवेल्युएट करना है कि आपने उसमें से कितना % सही किया है। तो जिन भी बच्चों ने इस बुक के अलावा, आखिरी बार रिपीट कर देता हूं, आपने प्रिपरेशन की है पुराने किसी भी वर्जन से, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज दिसंबर के अटेम्प्ट में भी नुकसान हो सकता है। और जो लोग अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी क्लासेज पढ़ रहे हैं, 100 घंटे, 150 घंटे, 180 घंटे, उन क्लासेज का यूज नहीं है, क्योंकि उनसे कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा। और कई बार मुझे भी लगता है, कई बच्चे कहते हैं कम ड्यूरेशन का, आपने 180 घंटे का क्लास ले लिया और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में उससे मैच नहीं हो, तो इसे वो भी 180 घंटे तो आपके बेकार ही हो गए, वो तो फिर यूजलेस हो गया। इससे बढ़िया तो 225, 230 घंटे करने कि चलो 40-45 घंटे ज़्यादा ही लगाया, बट 40 घंटे ज़्यादा लगाने से ये तो है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिल गए। अदरवाइज 180 घंटे पिछले बार वेस्ट हुए, 6 महीने का समय वेस्ट हुआ, फिर अगला 6 महीने लगाओ, फिर 180 घंटे लगाओ, फिर वेस्ट करो, कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो अब इसका मेरे हिसाब से कंप्लीट है एनालिसिस। आप इसको देखें, मिलाएं, और कोई आपको दिक्कत हो तो आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।